अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज है जी 13 जनवरी। ज़रा मैं डेट देख लूँ क्योंकि मैं कई दफ़ा गलत बोल जाती हूँ। हाँ, 13 जनवरी है और ख़ूबसूरत दोपहर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी कंफर्टेबल कोज़ी। मैं ना कल रात को कुरान की कोई आयत मेरी नज़रों से गुजरी, मैं पढ़ रही थी तो उसमें बड़ी खूबसूरत, मतलब मुझे एग्जैक्ट मफ़हूम भूल, वो आयत भूल गई है तर्जुमा। उसमें यह था कि क्या अल्लाह ने तुम्हें एक खूबसूरत तमक्कुन, खूबसूरत जगह, पुरसकून जगह नहीं दी रहने के लिए। ठीक है, तुम्हें रोज़ी के वसीले बनाए तुम्हारे लिए, लेकिन तुम में से कम ही शुक्र करते हो। तो मुझे एकदम से इतना गिल्ट हुआ ना, शर्मिंदगी हुई कि गर्म बिस्तर, हीटर लगा हुआ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हीटर जो ना बिजली वाला मैं चला लेती होती हूँ पाँव गर्म करने के लिए, तो वो हीटर लगा हुआ और ड्रामे पहनी हुई हैं, गर्म कपड़े अल्लाह ने दिए हुए हैं, इतनी खूबसूरत जगह, और फिर कम ही हम शुक्र करते हैं। तो शुक्र करने से ज़्यादा मिलता है और नाशुक्री से हमें फ़ायदा नहीं होता, नुकसानात बहुत होते हैं। ठीक है, बात आज करनी थी हमने फिर बड़ा अर्सा हो गया, 40s को मैंने इग्नोर कर दिया हुआ है। आज 40s पे बात करनी थी फिर से। कहते हैं कि दिल जो है ना, बच्चा ही रहना चाहिए। वो क्या है, वो सुना कोई गाना था आजकल के, दिल तो बच्चा है जी। तो दिल को ना बच्चा ही रखें, अपने दिल में अपने बचपन की यादें, अपने टीनेज के शौक़, अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, वो सारे कुछ ज़हन में रखा करें। और जब कभी दिल करे अपनी टीनेज की तरह बिहेव करने को, अपनी उस तरह से करने को, तो ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें, ज़रूर अपने बचपन को ताज़ा किया करें। जो दिल का बचपन है ना, मासूमियत, ये आपको दुखी नहीं होने देता, ये आपको लालची नहीं बनने देता, ये आपको कमीनापन नहीं करने देता, ये आपको धोखा नहीं देने देता, ये आपको दूसरों का मजाक नहीं उड़ाने देता, ये आपको नाशुक्री से बचाता है, ये आपको बुज़दिली से बचाता है, ये आपको लेग पुलिंग से बचाता है। तो इसलिए अपने दिल में अपना बचपन जो है ना, वो ज़िंदा रखें। अच्छा, अब हम आते हैं 40s पे, 40s एंड 50s एंड ऑनवर्ड। ऑल्दो बचपन को ज़िंदा रखें, अपना बचपन याद रखें, लेकिन अब जिस एज में भी गुजर रहे होते हैं ना, उसको ग्रेसफुली हैंडल करें। अब ये कहें कि हम कहें कि अच्छा, जैसे हमारी क्लास है, अब हम सब सारे 50s में जा रहे हैं, तो अब हम ये कहें कि नहीं, हम दोबारा से अपने 30s 20s की तरह रहें, हम रिग्रेट्स करें, हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं, एजिंग क्यों हो रही है। हर एज को, हर टाइम को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। आपने जो ज़िंदगी के 40-45 साल, 48-49 साल, 50 साल, 60 साल गुजारे हैं ना, उसमें आपने एक्सपीरियंस गेन किए हैं, उसमें आपने बहुत सारे तजर्बात किए हैं, बहुत सारे मुशाहदे किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय किया है, कुछ दुखों को बर्दाश्त किया है, आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग हुई है, आपने दुनिया देखी है, नेमतों को एंजॉय किया है, चाय को एंजॉय किया है। ठीक है, दोस्तों की लज्जत को, रिश्तेदारों के प्यार को, बहन भाइयों की केयर को, माँ बाप की गोद को, माँ बाप के मशवरों को, उनके साथ को, आपने हर चीज़ को एंजॉय किया हुआ। तो इसलिए हर चीज़ को वैल्यू करें, हर एज की वैल्यू करें। उस एज को बुरा ना कहें कि अगर मैं 50 में जा रही हूँ तो मैं क्यों जा रही हूँ, मैं 30 में क्यों नहीं हूँ, और उस तरह प्रोटेंड भी ना करें उस तरह बनने का। जिस एज में भी हैं, शुक्र करें उसका, और आगे बढ़ने की, आगे डेवलप करने की कोशिश करें अपने आप को। आगे बढ़ने की, आगे तो बढ़ना ही है। आप रुक भी जाएँ तो वक्त ने तो आगे बढ़ना ही, वक्त ने तो नहीं रुकना। लेकिन ये कि आप अपने माइंड को भी आगे बढ़ाएं। स्टीव जॉब्स की ना एक बात बहुत अच्छी लगती होती थी, बहुत हो गया, बताइए आपको, ये एप्पल कंपनी वाला। वो कहते हैं हिकमत की बात आपको कहीं से मिले ना, आप उसको पकड़ लो, उस पर अमल करें। ये कहता था कि ज़िंदगी का, वो कहता था कि सुबह मैं शीशा देखता हूँ तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं इसको कैसा गुजारना पसंद करूँगा। प्रोडक्टिव, फ़ायदेमंद, नफ़रतों से पाक, धोखे से पाक, दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो हम भी अपनी ज़िंदगी का हर दिन ये सोच के गुजारें कि ये दिन हमने कैसा गुजारना है, ये हमारा आखिरी दिन है। ठीक है ना, हमारा दिन तो हमें ये बताता है ना
और इसी लम्हे में रहने को सिखाता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। हमारा दिन भी ये सिखाता है कि हर ज़िंदगी का दिन यही सोच के जियो कि ये आखिरी दिन है और आखिरत की तैयारी करो, दुनिया भी अच्छी गुजारो और आखिरत की भी तैयारी करो। तो इसलिए ये मुझे बात बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है ये बात मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना ही बहुत है। हाँ, एक बात मैंने कहनी थी, सॉरी, फिर याद आ गई। वो ये कि जो मैंने बात की तो 2-3 दिन पहले न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियंस के बारे में, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, ठीक है। बात एक थी, एक आप समझ लें कि एक इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए कि जनरल फिजिशियन में और न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन में फ़र्क होता है। दे शुडंट एक्ट लाइक जीपीज़। वो जीपीज़ की तरह जो है ना सिम्टोमेटिक दवाइयाँ देना शुरू हो गए। तो ये बात मुझे तकलीफ़ देती है, उसका नुकसान जो मरीज़ अल्टीमेटली मरीज़ को हो रहा था। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी बच्चियों, खुसूसी टीनेज बच्चियों को, आप अगर उनको कोई खुदा ना खास्ता ऐसा सीरियस मसला नहीं है तो आप दवाइयाँ ना दें। अगर आपका डॉक्टर देने भी लगे तो आप उससे रीज़न्स पूछें कि क्यों दे रहे हैं इतनी दवाइयाँ। और ऐसे टीनेज बच्चियों के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो साइकेट्रिस्ट के पास, इवन साइकेट्रिस्ट भी दवाइयाँ नहीं देता, वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देता है या खुद ही थेरेपी कर देता है। इनको दवाइयाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ले जाते हैं अपनी तरफ से असाबी डॉक्टरों के पास, दिमागी डॉक्टरों के पास, तो फिर वो जो दवाइयाँ देते हैं तो टीनेज बच्चियों के जो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके प्रॉब्लम में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी और यही वजह जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को एड्रेस किया था कि न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन मेडिसिन बहुत ज़्यादा देते हैं क्योंकि वो जीपीज़ वाला काम कर रहे होते हैं, सिम्टोमेटिक। उन्होंने साइकेट्री में तो नहीं ट्रेनिंग की होती ना, 4 साल उनका साइकेट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए वो उधर जाने के बजाय ना, उनको भी चाहिए कि वो पेशेंट को रेफ़र कर दिया करें और लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल क्लैश या पर्सनल ग्रज नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।